दोस्तों, आज जो हमारा टॉपिक है वो है राष्ट्रीय इंटीग्रेशन, मतलब राष्ट्रीय एकीकरण, नेशनल इंटीग्रेशन। ठीक है। अब ये जो टॉपिक है वो आपको पॉलिटिकल साइंस में भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, पॉलिटी में पूछा जा सकता है, आपको इंडियन इकोनॉमी में भी पूछे जा सकते हैं। हमारे देश के परिप्रेक्ष्य में इस टॉपिक का बहुत ज़्यादा महत्व है, इसीलिए मैंने इस टॉपिक को चुना। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आज कि जैसे कि मैंने इसको 5 भाग में विभाजित किया, बीच में एक छूट गया था। पहला, इसका परिभाषा क्या है। दूसरा, कि इसके मुख्य तत्व क्या हैं, क्या क्या मुख्य तत्व हैं। तीसरा, भारत में राष्ट्रीय एकीकरण क्यों आवश्यक है। और उसी में 3A कर दीजिए आप, राष्ट्रीय एकीकरण में क्या बाधाएं हैं, जैसे कि संप्रदायवाद, जातिवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद, आतंकवाद और सामाजिक असमानताएं। ये मैं भारत के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहा हूं। और उसके बाद में राष्ट्रीय एकीकरण को बढ़ावा देने हेतु सरकार के द्वारा और विभिन्न संस्थाओं के द्वारा और यहाँ के प्रशासन के द्वारा आज़ादी के बाद क्या क्या प्रयास किए गए, ये सारे बिंदु इस टॉपिक में कवर होंगे। तो सबसे पहले हमें ये बताना है परिभाषा। अब दोस्तों, परिभाषा क्या है। इसका मतलब हुआ कि ऐसी व्यवस्था जिसमें कि राष्ट्रीय नेशनल इंटरेस्ट को, राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखा जाता है, और जिसमें जो पैरोकियल मतलब जो क्षेत्रीय इंटरेस्ट या जो हमारी प्राइमोर्डियल लॉयल्टीज हैं, जिसको हिंदी में अभी बताऊंगा आपको। प्राइमोर्डियल लॉयल्टीज होता है कि ऐसी हमारी भक्ति क्या बोलेंगे लॉयल्टीज को हिंदी में, निष्ठा। हमारी निष्ठा जो है वो हमारे परिवार, हमारे गोत्र, हमारे वंशज, उसके ऊपर या जिस धर्म के हम हैं उस धर्म के प्रति हमारी ज़्यादा निष्ठा होना, जिस जाति के हैं हमारा उसके प्रति ज़्यादा निष्ठा होना। अगर मैं ट्राइबल सोसाइटी को हूँ तो मैं अपने ट्राइबल में भी, आप जानते हैं बहुत प्रकार के ट्राइबल हैं, तो वहाँ भी गोत्रवाद चलता है। तो उस गोत्र के प्रति हमारा पूरी तरह से समर्पण होना, निष्ठा व्याप्त होना। ठीक है। ऑल दी आर कॉल्ड प्राइमोर्डियल लॉयल्टीज, जो प्राथमिक निष्ठा होता है। प्राइमोर्डियल लॉयल्टी मतलब प्राथमिक निष्ठा। अब इस प्राथमिक निष्ठा को, जिसको कि आप सोशियोलॉजी के भाषा में लिटिल ट्रेडिशन भी कह सकते हैं। अब जो क्षेत्रीय जो हमारा हित है या जो हमारी प्राथमिक जो हमारी निष्ठा है, इसके ऊपर राष्ट्रीय जो हित है उसको रखना, दिस इज कॉल्ड नेशनल इंटीग्रेशन। ठीक है। अब दोस्तों, इसमें किसी को कुछ पूछना है। ये राष्ट्रीय इंटीग्रेशन या नेशनल इंटीग्रेशन क्यों जरूरी है। ये जरूरी है हमारे आधुनिकीकरण के लिए, मॉडर्नाइजेशन के लिए, और देश की एकता और अखंडता को दुरुस्त करने के लिए। अगर हम प्राइमोर्डियल लॉयल्टी से या जो प्राथमिक जो हमारी निष्ठा है, अगर हम उसी में फंसे रहेंगे तो फिर हमारा जो नेशनल इंटीग्रेशन है, राष्ट्रीय एकीकरण है, वो कमज़ोर पड़ जाएगा। जैसे मैंने आपको पूर्व के वीडियो में आपको बताया था कि पृथ्वीराज चौहान की हार टर्कों के खिलाफ में कैसे हुई, क्यों हुई। तो मैंने आपको एक वीडियो बना करके बताया था, राइज ऑफ फ्यूडलिज्म, सामंतवाद का उदय। ये आप वीडियो जरूर देखिए, बहुत अच्छा बना हुआ है। उसमें मैंने क्या कहा था, जो पृथ्वीराज की जो हार हुई उसका रीज़न क्या है। रीज़न यह था कि उस समय के जो लोग थे वो राजा क्या था, जैसे मान लो पीजांट्स है यहाँ पर, पीजांट, और यहाँ हुआ सामंत मतलब फ्यूडल लॉर्ड, और यहाँ है किंग के। अब पीजांट का संबंध राजा से
दूर का है। देख रहे हैं ये राजा आपने 8वीं-9वीं शताब्दी में देखा होगा, जब हमारे देश में सामंतवाद का उदय हो गया, तो आपने देखा होगा कि जो फ्यूडल लॉर्ड है, माने सामंत, ये केवल 2 काम करते थे। राजा के सामने में साल भर में एक बार वो उनके दरबार में हाजिर होते थे, उनको कुछ उपहार गिफ्ट देते थे। दूसरा काम होता था कि अगर राजा का पुत्र है, अगर सामंत की बेटी से शादी करना चाहता था तो कर सकता था, ठीक है, उसको मना नहीं कर सकता था, ठीक है। और जब राजा को किसी युद्ध में जाना होता था तो सामंत जो है उनको बल प्रदान करते, सेना प्रदान करते थे। ये 3 काम था, ठीक है। लेकिन जो मैक्सिमम काम है वो पीजांट का ज़्यादा सरोकार किससे हो गया? सामंतों से। तो हुआ क्या कि जो अब पीजांट है, जो किसान है, वो टैक्स किसको देता था? सामंत को। पुलिस प्रशासन का काम भी अब सामंत के पास था। टैक्स लगाने का काम जो पहले राजा करता था, वो काम अब सामंत करने लगा, ठीक है। तो जनता का राजा से बहुत ज़्यादा दूरी हो गया। अब लोगों की स्वामी भक्ति कहाँ हो गई? केवल सामंतों के प्रति। और सामंत कितने, मतलब ज़्यादा बड़े सामंत हैं तो 84 गांव के सामंत हैं मैक्सिमम। जब राजपूत पॉलिटी में हमने कहा था कि 6 के आंकड़े में, 6 के गुणक में उनका सामंत होता था, 6, 12, 18, 24, ठीक है, और मैक्सिमम 84 विलेजेस। तो दोस्तों यहाँ क्या हम देखते हैं कि अब जो है किसान जो है वो केवल सामंत के प्रति लॉयल है, राजा के प्रति कोई लॉयल नहीं है। और सामंत भी राजा के प्रति कम ही लॉयल रहता था, निष्ठा रखता था। और 24 हमेशा ये सोचता था कि युद्ध में राजा मारा जाए, या कमजोर सेना रखता था, क्योंकि अच्छा सेना रखेगा तो बहुत खर्चा लगेगा। तो सेना का स्तर भी बहुत कमजोर हो गया था। तो जिसके कारण से क्या हुआ कि बार बार टर्क्स के द्वारा हिंदुस्तानी राजाओं का या हिंदुओं का हार हुई। आप पूरे डिटेल में उसमें व्याख्या देख लीजिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो किसान जो है वो सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में और अपने सामंतों के बारे में सोच रहा है। और सामंत का दायरा कितना है? कोई व्यापक तो है नहीं। तो इससे क्या हुआ? पेरोकेलिज्म का उदय हुआ, मतलब क्षेत्रवाद। कोई भी व्यक्ति देश के बारे में सोच नहीं रहा था 9वीं-10वीं शताब्दी में, ठीक है। वो केवल अपने सामंत के बारे में सोच रहा था, अपने गांव के बारे में सोच रहा था, अपने जाति बिरादरी के बारे में सोच रहा था। उससे ज़्यादा वो ऊपर उठ ही नहीं पाया। पूरा देश जो है वो कभी भी टर्कों के खिलाफ में, मुसलमानों के खिलाफ में एकजुट होकर के कभी नहीं लड़ा, ठीक है। और जिसके कारण से हिंदुस्तान में 800 वर्षों तक मुसलमानों का और फिर 200 वर्षों तक अंग्रेजों का शासन रहा। आपको पता होना चाहिए कि प्लासी के युद्ध में मात्र 3000 सेना अंग्रेजों के पास में थी, जिसमें कि 2500 सेना जो है हिंदुस्तानी ही थे, और केवल 4 या 500 केवल अंग्रेज सैनिक थे। और जब वो जीते तो उसके बाद में मुर्शिदाबाद में उन्होंने जुलूस निकाला और दोनों तरफ जो है ना लोगों ने उनका अभिवादन किया। ये भी ध्यान रखने वाली बात है कि किस तरह से लोग वहाँ के प्रशासन से तंग आ गए थे, ठीक है। तो अब जो हमने थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आपको इसलिए बताया क्योंकि हम भारत के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं। तो दोस्तों ये जो डिफिनीशन है इसके बारे में आप समझ गए। तो इसका मतलब हुआ कि एक कॉमन आइडेंटिटी, टू बिकम अवेयर, इसको ये और थोड़ा विस्तार कर दीजिए, टू बिकम अवेयर, कि इसका मतलब ये हुआ कि हमारे देश में बहुत सारी विभिन्नताएं हैं। हम अलग जाति के हो सकते हैं, हम अलग गोत्र के हो सकते हैं, वंश के हो सकते हैं, हमारा धर्म अलग हो सकता है, हम अलग इथनिसिटी के हो सकते हैं। क्यों? आपको मालूम है ना कि हिंदुस्तान में बहुत सारी इथनिसिटी हैं, द्रविडियन हैं, आर्यंस हैं, ठीक है, मंगोलॉइड्स हैं। इसके बारे में हम अलग से आपको क्लास में बताएंगे कि 6-7 प्रकार के जो है इथनिसिटी हिंदुस्तान में है।
जो समय समय पर अलग अलग समय में हिंदुस्तान में आए। नेग्रिटो भी हैं जो अंडमान में अभी निग्रोज जो ऑन्जेस कहते हैं, या करूला दक्षिण भारत में है, तो उसके भी कुछ रेमनेंट्स हिंदुस्तान में पाए जाते हैं। तो निग्रिटो से लेकर के नॉर्डिक्स तक, माने जिसमें आर्जन्स कहा जाता है, वो सारे लोग हिंदुस्तान में बसते हैं, अलग अलग इथनिसिटी के। तो इसका मतलब हुआ कि टू बिकम अवेयर ऑफ वन आइडेंटिटी। अब वन आइडेंटिटी क्या है, एक पहचान क्या है कि हम भारत के हैं। अभी आपने सुना होगा कि सबसे पहले कहा जाता है कि हम भारत के हैं, पहले हम भारतीय हैं, उसके बाद कोई बिहारी है या मध्य प्रदेश का है या यूपी का है या तमिलनाडु का है। इसका मतलब यही हुआ। अब दोस्तों इसके आवश्यक, अब इस दूसरा पॉइंट क्या है, इसेंशियल एलिमेंट ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन। पहला है नेशनल एटीट्यूड, इसको मिटा देते हैं। हम इस पर आते हैं, इसेंशियल एलिमेंट क्या क्या है। नेशनल एटीट्यूड, राष्ट्रीय दृष्टिकोण, हिंदी में लिखेंगे राष्ट्रीय दृष्टिकोण। इसका मतलब क्या हुआ कि हम अगर कोई समस्या आती है देश पर, तो हम राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं, ना कि हम ये बात करेंगे कि हम तो झारखंड के हैं, देश में कुछ हो रहा है तो उससे हमें क्या लेना देना। जैसे कि तुलसीदास के रामचरितमानस में मंथरा ने क्या कहा था कि कोई नृप होए हमें क्या हानि, छारी छेव की छोड़ की होयब रानी। मतलब कि कोई अगर राजा होता है तो मुझे क्या लेना देना है, हम तो जो है यहाँ पर दासी हैं और हमेशा दासी बने रहेंगे। अब वहाँ पर वो प्रसंग है कि जब रामचंद्र जी को वनवास हो रहा है, ठीक है, तो ये क्या सोच क्या दर्शाता है, ये सोच ये दर्शाता है कि आप अपने आप में आत्ममुग्ध हो, का देश की समस्याओं के बारे में आपको कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो अब जो हम जो ये राष्ट्रीय दृष्टिकोण बताए, इसका मतलब क्या हुआ, आपको यह भी पता होना चाहिए कि हमारा देश जो है ना चारों तरफ दुश्मनों से घिरा हुआ है। पाकिस्तान आतंकियों को जम्मू कश्मीर में भेजता है, ये सबको मालूम होना चाहिए। चाइना का हमारा करीब 4000 का बॉर्डर लगा हुआ है, और वहाँ पर वो हमेशा कुछ न कुछ गलत कार्रवाई करता है हमारे सेनाओं के साथ में, हमारे सीमा के साथ में, और 1962 से करता रहा है। तो हमें राष्ट्रीय व्यापक दृष्टिकोण अपनाना होगा, नंबर 1। नंबर 2, दूसरा है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, मतलब विभिन्नता में एकता, हिंदी में लिख देता हूं। अब दोस्तों विभिन्नता में एकता मतलब क्या होता है कि भले ही हमारा गोत्र अलग है, हम अलग जाति के हैं, हमारा धर्म भी अलग है, तमिलनाडु के लोगों का भाषा अलग है, मेरी भाषा अलग है, हिंदी है, लेकिन फिर भी हम जो है एक हैं। मतलब ए फीलिंग ऑफ वननेस, फीलिंग ऑफ, हम में जो एक होने का जो बोध है वो होना चाहिए। ये दूसरा एलिमेंट है कि भले ही हमारे देश में विविधता है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारा जो सोच है वो यूनिटी की तरफ है। यूनिटी मतलब एकता। अब दोस्तों यूनिटी इन डाइवर्सिटी में क्यों बोल रहा हूं, देखिए इंटीग्रेशन करने के बहुत सारे साधन हैं। जैसे एक साधन तो यह भी हो सकता है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन मतलब क्या होता है बताओ। सभी को समाहित कर लेना, एसिमिलेशन सबको मिला लेना, ठीक है। अब जैसे कि मान लो एक उदाहरण मैं बताता हूं, मान लो हिंदुस्तान में 80% हिंदू हैं, ठीक है। तो अब ये प्रक्रिया भी हो सकती है, यूनिटी का एक तरीका ये भी हो सकता है, एकता का एक तरीका क्या होगा कि हम जो है जो 80% हिंदू हैं और बाकी जो दूसरे मजहब के हैं तो वो 20% को हम एसिमिलेट कर लें, मतलब अपने में समाहित कर लें।
मतलब उनको भी धर्मांतरण करा दें, कन्वर्जन कर दें कि नहीं, यहां इस देश में दूसरे धर्मावलंबियों को कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो वहां पर इंटीग्रेशन की कोई जरूरत नहीं है, वहां यूनिटी है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब हुआ इंटीग्रेशन, मतलब जो राष्ट्रीय एकीकरण मैंने बोला उसका मतलब एसिमिलेशन नहीं होता है, इसका मतलब होता है यूनिटी इन डाइवर्सिटी। मतलब यदि डाइवर्सिटी है तभी इंटीग्रेशन होगा, अगर डाइवर्सिटी नहीं है तो क्या हो जाएगा? एसिमिलेशन हो जाएगा। जहां पर कि आप एक विचारधारा को, एक धर्म को आपने सामने रख दिया और बोला जिसको इसको इसमें देश में रहना है उसको आपको इसी विचारधारा को अपनाना होगा। जैसे कम्युनिस्टों ने किया था, सोवियत यूनियन में किया था, उन्होंने कहा कि कोई दूसरी पार्टी नहीं चलेगी। ठीक है, हम किसी दूसरे विचारधारा को नहीं मानते, हमारा जो विचारधारा होगा वो कम्युनिस्ट का होगा, जिसको मानना है वो इस देश में रहे, जिसको नहीं मान रहा है इस देश को छोड़ के चले जाए। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड एसिमिलेशन। जैसे चाइना में है, अब वहां पर रिलीजन पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दिया हुआ, लेकिन हालांकि हमको मालूम है कि वहां पर 40% से ज़्यादा बुद्धिस्ट हैं, लेकिन वो पब्लिक गैदरिंग नहीं कर सकते। ठीक है, तो वो जो है तरीका वो इंटीग्रेशन का तरीका नहीं है, वो है एसिमिलेशन का तरीका। सबको समाहित कर दिया आपने, सम्मिश्रण कर दिया। ठीक है, आप समझ रहे हैं मेरी बात को मैं क्या कह रहा हूं? तीसरा एलिमेंट क्या है? सुप्रीम नेशनल आइडेंटिटी, जो मैंने अभी आपको बताया, या लॉयल्टी, मैं देश के प्रति सर्वोपरि स्वामी भक्ति, देश के प्रति सर्वोच्च स्वामी भक्ति। देश पहले है, उसके बाद दूसरा चीज है। एवरीथिंग इज सेकेंडरी व्हेन इट कम्स टू आवर कंट्री। तो सुप्रीम माने सर्वोच्च हमारी जो निष्ठा है, लॉयल्टी है, स्वामी भक्ति है, वो हमारे देश के प्रति है, माने भारत के प्रति है। ठीक है, एक और पॉइंट है सप्रेशन ऑफ एंटी नेशनल्स। और दोस्तों इसी का एक पार्ट है इसेंशियल एलिमेंट ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन, जो मैंने कहा उसका एक पार्ट है कि हम जो हमारे देश के अंदर में जो बहुत विभिन्न प्रकार के जो एंटी सोशल एलिमेंट हैं, जो एंटी नेशनल हैं, जो राष्ट्र के खिलाफ काम करते हैं, उनको दबाना, उनको कठोरता से उनका सफाया करना। जैसे खालिस्तानी मूवमेंट हुआ हिंदुस्तान में, अब वो क्या चाहते थे? वो चाहते थे कि हिंदुस्तान से हम अलग अपना देश बनाएं। ठीक है, तो भारत सरकार ने क्या किया? भारत सरकार के संप्रभुता को चुनौती दिया उसने। ठीक है, स्वर्ण मंदिर से तो भारत सरकार ने ब्लू स्टार चलाया, क्योंकि सार्वभौम जो सत्ता है वो केवल हिंदुस्तान के पास ही रह सकता है, दूसरे बिहार के पास में या पंजाब के पास में नहीं हो सकता। वो उनके यूनिट हैं, उनके एक इकाई हैं, लेकिन सार्वभौम सत्ता किसके पास में है? भारत देश के पास में। सॉवरेंटी से मतलब क्या होता है? व्हाट डज दिस मीन? मतलब यह हुआ कि भारत जो है वो आंतरिक रूप से और बाह्य रूप से सार्वभौम है, मतलब ऑल पावरफुल है, उस पर किसी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं है। और अगर बाहरी आक्रमण होता है या युद्ध होता है तो वो अपनी पूरी ताकत के साथ में उसका जवाब देगा। ठीक है, अपना उसका इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी रहेगा। जो विश्व के रंगमंच पर जो भी घटना और बड़े बड़े महत्वपूर्ण घटनाएं होते हैं उस पर वो अपना एक पोजीशन अख्तियार करेगा और उस पर किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं होगा। ठीक है, ये तो बाहरी हुआ। और आंतरिक रूप से हमारे देश की सत्ता को अगर कोई दूसरे विध्वंसकारी शक्तियां चुनौती देगी तो उसका डट के मुकाबला किया जाएगा, उस पर पूरी तरह से बल का प्रयोग किया जाएगा और उसको सफाया कर दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि नेशनल इंटीग्रेशन में जो पहला वर्ड है क्या है? नेशन। तो अगर राष्ट्र रहेगा तभी दूसरे चीज रहेंगे। ठीक है, तो इसीलिए जो भी एंटी सोशल एलिमेंट या एंटी जो हमारे राष्ट्र के खिलाफ जो बात कर रहे हैं उनका सफाया करना, उनको दबाना,
उनको पूरी तरह से बर्बाद करना, ये इसका एक महत्वपूर्ण तत्व है। यस यस यस, इसको देखिए, आंदोलन करना प्रजातंत्र में संविधान नहीं दिया हुआ, अधिकार दिया हुआ, वो तो ठीक है, लेकिन लाल किला पर हमारे राष्ट्रीय झंडा को उठा के फेंक देना और खालिस्तान के झंडे को लगा देना, ये पूरी तरह से राष्ट्रद्रोह का मामला बनता है, क्योंकि आप इसके माध्यम से भारत सरकार के सार्वभौमिकता को चुनौती दे रहे हैं और भारत सरकार के पास जो भी ताकत होगा वो पूरा ताकत का इस्तेमाल आपके खिलाफ में किया जाएगा। इसमें किसी को कोई शक शुबा नहीं होना चाहिए। और अगर भारत सरकार ये काम नहीं करती है तो इसका मतलब वो अपने कर्तव्य से भटक रही है, ठीक है, और वो नेशनल इंटीग्रेशन के लिए भी खतरा है। और जनता भारत सरकार को हटा सकती है, जनता के पास में पावर है, आपको मालूम है ना, हमारे पास में हर 5 साल में चुनाव होते हैं और 5 साल में तो राष्ट्रीय चुनाव होते हैं, हर राज्य में चुनाव होते हैं। अगर आप हिंदुस्तान में देखें तो ऐसा तो बढ़िया प्रक्रिया आपको वर्ल्ड में कहीं नहीं मिलेगा, ना किसी न किसी राज्य में 1 साल 2 साल में चुनाव होते रहते हैं और जनता अपना ओपिनियन जाहिर कर ही देती है कि हम आपके पक्ष में हैं या विपक्ष में हैं। बीजेपी इतना सर्वशक्तिमान था लेकिन 3 राज्य में जनता ने हरा दिया उसको, तो आप जनता यहां पर सर्वोच्च है। तो कहने का आशय यह है कि जो आपका जो पॉइंट था कि लाल किला पर जो झंडा फहराया गया खालिस्तानियों के द्वारा, क्या वो राष्ट्रद्रोह है या नहीं है, तो एकदम राष्ट्रद्रोह है और सरकार सख्ती से कार्रवाई भी कर रही है। आप देख रहे होंगे उनके खिलाफ में मुकदमे वगैरह भी कायम हुए हैं बहुत सारे। अब एक और पॉइंट है, इसेंशियल एलिमेंट ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन में, राष्ट्रीय एकीकरण में एक पॉइंट क्या है, अटेनमेंट ऑफ सोशल पॉलिटिकल जस्टिस। दोस्तों इसका अर्थ क्या होता है? इसका मतलब होता है कि जो सामाजिक राजनीतिक जो न्याय है उसको प्राप्ति करना। आपने भारत के संविधान के प्रियम्बुल में पढ़ा होगा, उसमें क्या कहता है, जस्टिस, पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक, ये लक्ष्य है भारतीय संविधान का कि तीनों प्रकार के जो जस्टिस है, न्याय। अब इसके बारे में हम किसी दिन आपको व्याख्या करेंगे, लेकिन अभी मैं आपको बता देता हूं कि सोशल जस्टिस मतलब क्या होता है। जो हमारे समाज में जो विभिन्न प्रकार के जो छुआछूत हैं या खाई है या एक दूसरे से नफरत की भावना है, संविधान इसको इजाज़त नहीं देता है। पॉलिटिकल जस्टिस मतलब क्या होता है? मतलब होता है कि हर व्यक्ति को चुनाव लड़ने का अधिकार है, हर व्यक्ति को चुनाव में वोट देने का अधिकार है, चाहे वो उसका कोई भी जाति हो, कोई भी धर्म हो, उससे मजहब हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। संविधान जाति को, मजहब को नहीं मानता है जहां तक कि चुनाव लड़ने की बात है, क्योंकि वो पॉलिटिकल जस्टिस की बात करता है। और इकोनॉमिक जस्टिस मतलब जो उसको मैंने डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में कहा है, जो धारा 39 में लिखा है कि सरकार या स्टेट इस प्रकार की व्यवस्था करेगी जिसमें कि लोगों को कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ, माने धन का संग्रहण कुछ ही व्यक्तियों में ना हो, 39 बी और सी में है, और जो असमानता है, जो खाई है, इकोनॉमिक जो खाई है, जो डिफरेंसेज हैं, उसको पाटने का काम करेगी, ठीक है। और मैंने आपको एक दिन और भी बताया था कि जो मिनर्वा मिल केस है 1980 का, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या व्याख्या प्रस्तुत किया कि जब भारत सरकार 39 बी और सी को इंप्लीमेंट करने का काम करेगी तो उसमें फंडामेंटल राइट्स माना आर्टिकल 14 या 19 या 21 ये आरे नहीं आएंगे। मतलब पहले तो उन्होंने कहा, पहले के जो जजमेंट हैं उसमें उन्होंने कहा कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी तो एक नॉन जस्टिसिबल है, जिसको कि कानून कोर्ट में रिट पिटीशन दायर नहीं किया जा सकता उसके खिलाफ। फंडामेंटल राइट जो है वो सैक्रोसैंक्ट है, ठीक है, सर्वोपरि है। लेकिन यहां क्या कहा उन्होंने, क्योंकि हम देश में सामाजिक और राजनीतिक और आर्थिक प्रजातंत्र स्थापित करना चाहते हैं, जो हमारे संविधान निर्माताओं का मंशा था और यही अब सुप्रीम कोर्ट का भी मंशा है, ठीक है। दोस्तों अब हम चलते हैं भारत में राष्ट्रीय एकीकरण क्यों आवश्यक है, वाई। आपको मैंने अभी बताया था कि भारत जो है वो विविधताओं का देश है। यहां पर
विभिन्न धर्म के लोग रहते हैं। यहाँ पर हिंदू, क्रिश्चियन, इस्लाम, बुद्धिस्ट, जैन, जोरस्टियंस, पारसी जिसको कहते हैं, सिख, ये सारे कम्युनिटी के लोग रहते हैं। ठीक है। और हिंदुस्तान में तो जैन धर्म, बौद्ध धर्म, हिंदू और सिख धर्म, ये चार तो हिंदुस्तान में खुद पैदा हुए। ठीक है। तो एक तो बहुधर्मी देश है, दूसरा बहुभाषी देश है। अभी हमारे संविधान में जो 8वीं अनुसूची है, 8वीं अनुसूची, मैं आपसे पूछ रहा हूं अभी, इसमें कितने भाषा के को लिखा गया है? यस, यू आर राइट, 22। पहले इसमें 18 भाषा था, अब 4 भाषा इसमें जुड़ गया है। तो लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल हिंदुस्तान में 22 ही भाषा है, संविधान ने इसको मान्यता प्रदान किया है। लेकिन हमारे देश में 1000 से ज़्यादा भाषा है और बोलियां तो इनगिनित है। हर एक 10 किलोमीटर पर, 15 किलोमीटर पर बोली जो है, जो डायलेक्ट है वो बदल जाता है। ठीक है। इसी तरह से हम देखते हैं कि हमारे देश में विभिन्न इथनिसिटी के लोग रहते हैं। कुछ एरिया जो है वहाँ पर ट्राइबल ग्रुप्स के लोग रहते हैं। कुछ एरिया जो है जहाँ पर कि शेड्यूल्ड कास्ट या अनुसूचित जातियों का बोलबाला है या उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है, जैसे पंजाब में या यूपी में। ठीक है। कुछ जगह दूसरे जाति का बोलबाला है, जैसे उत्तराखंड में ब्राह्मण्स बहुत ज़्यादा तादाद में रहते हैं, मोर देन 20%। तो कहने का आशय यह है कि हमारा देश जो है विविधताओं का देश है। यहाँ पर खान पान में असमानता है। जो दक्षिण भारत के लोगों का जो खान पान है वह उत्तर भारत का नहीं है। ड्रेस स्टाइल में भी चेंजेज हैं। गुजराती लोग जिस प्रकार के कपड़े पहनते हैं वो बिहार के ब्राह्मण नहीं पहनते हैं। एक राज्य के अंदर में भी जाति स्पेसिफिक ड्रेस बने हुए हैं, ये भी देखने वाली बात है। तो जैसे कि आप बिहार के, उत्तरी बिहार के ब्राह्मण्स को जो कपड़े पहनने का स्टाइल देखेंगे, वो बिहार के ही जो पश्चिमी भाग के जो ब्राह्मण हैं उनमें आपको डिफरेंसेस, मतलब अलग अंतर समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों, एक तो हमारा देश जो है वो कॉन्टिनेंटल डायमेंशन का है, एक महादेशीय लेवल का देश है। दूसरा, इसमें विभिन्न प्रकार की विभिन्नताएं। मैंने आपको ज्योग्राफी की क्लास में बताया था कि यहाँ पर जो जलवायु है वो भी विभिन्न है। अनेक प्रकार के जलवायु मिलते हैं और एवरग्रीन फॉरेस्ट से लेकर के टुंड्रा फॉरेस्ट तक भी मिलता है। ठीक है। इतनी विविधता आपको बहुत कम देशों में मिलेगा। तो इसीलिए इस जो डाइवर्सिटीज है उसको इंटीग्रेट करने या एकीकृत करने की आवश्यकता है, ताकि राष्ट्र में, हमारे देश में राष्ट्रवाद को बढ़ावा मिल सके और हम नेशनल इंटीग्रेशन से इमोशनल इंटीग्रेशन की तरफ बढ़ें। मैं बहुत बड़ी बात कर रहा हूं। ठीक है। NI टू इमोशनल इंटीग्रेशन। दोस्तों, इमोशनल इंटीग्रेशन मतलब क्या हुआ? मतलब यह हुआ कि भावनात्मक स्तर पर, भौतिक स्तर पर नहीं, भौतिक स्तर पर, सामाजिक स्तर पर, आर्थिक स्तर पर, यह तो एकीकरण की जरूरत है। उसके सबसे ऊपर जो है वो है भावनात्मक स्तर पर एकीकरण की आवश्यकता है। ठीक है। अब दोस्तों, हमारे देश में क्या क्या बाधाएं हैं? जैसे मैंने आपको कहा कि राष्ट्रीय एकीकरण में क्या क्या बाधाएं हैं। तो पहला पॉइंट जो हमने कहा वो क्या था? संप्रदायवाद। अब दोस्तों, संप्रदायवाद मतलब क्या होता है? आप में से कोई बता सकता है? और व्यापक रूप में बोलिए। देखिए, यस यू आर राइट। संप्रदाय में, कम्युनिटी में रिलीजन भी आ जाएगा। तो आप थोड़ा सा उसको व्यापक करिए। आपको मालूम है कि समाज जो है ना कम्युनिटी में बटा हुआ है, और कोई हमारा ही देश नहीं बटा हुआ है, बल्कि
सारे विश्व में जितने भी समाज हैं सब कम्युनिटी में बटे हुए हैं, ठीक है। लेकिन कम्युनलिज्म या संप्रदायवाद का उदय कब होता है? जब एक कम्युनिटी दूसरे कम्युनिटी को फूटे आंख नहीं सुहाता है और सारे जो देश के जो रिसोर्सेज हैं वो अपने लिए कब्जा करना चाहता है, ठीक है। सिंपल व्याख्या है, संप्रदाय मतलब जब एक कम्युनिटी दूसरे कम्युनिटी को शत्रुता की नजर से देखता है, फूटी आंख से सुहाता नहीं है, और जो देश की जो रिसोर्सेज हैं, देश के जो संसाधन हैं, संसाधन क्या है? जैसे नौकरी हुआ, जैसे कि खनिज पदार्थ हुआ, जैसे जमीन हुआ, इस उन सब चीजों पर, संसाधन पर कब्जा करना, टू द एक्सक्लूजन ऑफ अदर कम्युनिटी। समझ रहे हैं आप? इसको बोलते हैं संप्रदायवाद। अब दोस्तों, ये संप्रदायवाद हमारे देश के एकीकरण के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक है। देश इसका परिणाम 1947 में भुगत चुका है और हमारे देश का बंटवारा हुआ और हिंदुस्तान पाकिस्तान बन गया। जो हम हजारों साल तक एक साथ रहते आए थे, भले ही पॉलिटिकल लेवल पर ना रहे हों, लेकिन सांस्कृतिक रूप से हम एक साथ रहते आए थे, ठीक है। हमको एक बात आपको मैं बता दूं जो आपको किसी ने नहीं बताया होगा, कि हमारे देश में भले ही पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन रहा, मतलब राजनीतिक टूट फूट रही, केवल कुछ समय में नहीं रही, जैसे मुगलों के समय में नहीं रही, खास करके अकबर और औरंगजेब के समय में, या मौर्यों के पीरियड में बहुत बड़ा देश का आकार था, उनका प्रशासन तंत्र बहुत काफ़ी विस्तृत था, गुप्त के पीरियड में नॉर्दर्न इंडिया में। लेकिन आपने देखा होगा कि हमारे देश में जो सांस्कृतिक विरासत है वो एक डोर में, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक सब एक ही सांस्कृतिक विरासत के लोग हैं। और वो विरासत क्या है? सिविलाइजेशनल यूनिटी, जो मैं बता रहा हूं। इन स्पाइट ऑफ द पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन, राजनीतिक टूट फूट के बावजूद भी हमारे देश में सभ्यता का एकता हमेशा रहा है। और वो सभ्यता क्या है? हिंदू सभ्यता, ब्राह्मणिकल सभ्यता, वेद की सभ्यता आप लिख लीजिए। वैदिक जो सिविलाइजेशन है उसका जो व्यापक असर कन्याकुमारी से लेकर के और कश्मीर तक रहा है, और उधर ढाका से लेकर के अटोक तक रहा है, पूरब से पश्चिम तक, ठीक है। लेकिन पार्टीशन ने क्या किया? इसी संप्रदायवाद के आधार पर देश को विभाजन किया, जिसमें कि जिन्ना ने कहा कि मुसलमान जो है वो एक अलग सिविलाइजेशन है और उनके खान पान अलग हैं, उनके विचारधारा अलग हैं, वो हिंदुओं के साथ में नहीं रह सकते हैं। वो इसलिए उन्होंने टू नेशन थ्योरी प्रोपोन्ड किया था, आपको मालूम है ना, दो राष्ट्र का सिद्धांत। हालांकि ये नकली सिद्धांत था, क्योंकि उस समय में 1946 में जो चुनाव हुए थे उसमें उन लोगों ने, उन मुसलमानों ने सबसे ज्यादा उनकी मदद किया जो हिंदुओं के बीच में रहते थे, जैसे यूपी के मुसलमान, बिहार के मुसलमान, ठीक है, जो पृथक निर्वाचन क्षेत्र के आधार पर जो चुनाव हुआ था। आपको 1937 में, 1946 में चुनाव हुए, लेकिन दो राष्ट्र के सिद्धांत में क्या हुआ? मुस्लिम, एक ध्यान रखने वाली कि मुस्लिम बहुल इलाका ने उनको कभी ज्यादा समर्थन नहीं दिया, केवल बंगाल को छोड़ के। लेकिन क्योंकि पंजाब में तो यूनियनिस्ट पार्टी थी, यदि आप थोड़ा सा इतिहास पढ़ेंगे तो नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर में कांग्रेस की सरकार थी। लेकिन जो 1946 का जो चुनाव हुआ उसमें हम क्या देखते हैं कि जो एमपी के मुसलमान, यूपी के मुसलमान, बिहार के मुसलमान जो हिंदुओं के बीच में रहते थे, उन्होंने बढ़ चढ़ करके मुस्लिम लीग का समर्थन किया और ये एक आधार बन गया देश को विभाजन करने के लिए। लेकिन जब पाकिस्तान बना तो जिन्ना ने इन प्रदेशों के मुस्लिम को अपने भाग्य पर छोड़ दिया। और इसका एक असर और हुआ कि इसके जो
लीडर लोग थे वो सब पाकिस्तान चले गए। जैसे मैं एक उदाहरण बताता हूं, आज़ादी से पहले यूपी में 42%, 42% जो है मुसलमान जो थे वो शासकीय शासन में कर्मचारी थे, शासकीय पदाधिकारी थे, ठीक है। लेकिन आज़ादी के बाद क्या हुआ? अभी आप यूपी में मुसलमानों के कितनी भागीदारी है? 2 से 3%, 2 to 3%। ये बाकी कहाँ गए? दे ऑल फ्लेड अवे टू पाकिस्तान। तो जिसमें पढ़े लिखे लोग थे वो सब पाकिस्तान चले गए। बिहार के जो पढ़े लिखे मुसलमान थे सब पाकिस्तान चले गए। तो बाकी जो मुसलमान जो रह गए उनको तनहा छोड़ दिया। इसीलिए मुसलमानों का राइज आज भी हिंदुस्तान में जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ। क्यों? कि वो एक नेता विहीन कम्युनिटी हो गया, ठीक है। ये समझने वाली बात है। थोड़ा सा मैं डाइग्रेस होकर के मैं बता रहा हूं आपको। दूसरा दोस्तों, जातिवाद। अब किसी दिन होगा तो मैं संप्रदायवाद पर मैं अलग से लेक्चर प्रस्तुत करूंगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है। तो जातिवाद क्या होता है? अभी हमने आपको सोशियोलॉजी क्लास में जातिवाद, जाति सिस्टम के बारे में बताया था। आप हमारा वीडियो खोल के देखिए। वीडियो तो आप लोग देखते नहीं हैं, क्योंकि मेरे पास में जानकारी आ जाती है तुरंत कि किसने देखा। जी जी, तो आप उसको मैंने अपलोड कर दिया, आप देख लीजिए उसको। ये आप अपलोड कर दिया, आप देखिए उसको। तो फिर से देखिए, आप बार बार चिंतन और मनन करिए। तो जातिवाद मतलब क्या होता है? जैसा कि आपको मालूम है कि हिंदुस्तान में जातियों का देश है। पहले जाति बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल था, बहुत ज़्यादा रिजिड था, बहुत कठोर था। अब उसमें थोड़ा थोड़ा लचीलापन आ गया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जाति प्रथा खत्म हो गया। भक्ति आंदोलन में भी जाति प्रथा को खत्म करने की कोशिश किया गया। हमारे जो धर्म सुधारक या समाज सुधारक जो 19वीं शताब्दी में पैदा हुए, राम मोहन राय और विवेकानंद या विद्यासागर या बहुत सारे जो दयानंद सरस्वती, बहुत सारे जो समाज सुधारक हुए, सब ने जाति प्रथा पर चोट किया। लेकिन आज की भी सच्चाई, क्रूर सच्चाई क्या है कि हिंदुस्तान में जाति व्यवस्था कायम है, ठीक है। अब जाति व्यवस्था कायम है, ठीक है, उतना वो खतरनाक नहीं है। लेकिन जब वो जातिवाद में कन्वर्ट हो जाए तब वो खतरनाक है। वो कैसे? कि जब एक जाति के लोग, जातिवाद मतलब क्या होता है कि एक जाति के लोग देश के या समाज के सारे संसाधन को अपने में समाहित कर ले, दूसरे जाति को बेदखल कर दे, जमीन से, सरकारी नौकरियों से, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं? जातिवाद। या राजनीतिक सत्ता से वंचित कर दे। ऐसे यूपी बिहार में आप क्या देखते हैं कि भारी जातिवाद फैला है। वहां पर पॉलिटिकल पार्टी जो है वो निर्वाचन क्षेत्र का आकलन करती है कि यहां पर कौन कौन जाति के लोग रहते हैं और उस हिसाब से उस जाति के उम्मीदवार को टिकट देती है, ठीक है। मुझे याद है कि आरजेडी ने, लालू यादव की पार्टी ने कुछ 2009 या 2014 के चुनाव में यादवों को इतना टिकट दिया कि कम से कम 62 यादव जो है चुनाव जीत करके आ गए थे, उन्हीं के जाति के लोग। ये क्या है? ये जातिवाद है। इसी तरह से सारी पार्टियों ने किया हुआ है। कुछ पार्टी खुल्लम खुल्ला कर रही है और कुछ पार्टी दबे चुपके कर रही है, लेकिन कर रही है सभी पार्टियां। तो ये जातिवाद जो है हमारे देश के लिए नासूर है। अभी आप देखेंगे कि जाति में क्या हो रहा है। पहले वर्टिकल था। वर्टिकल का हिंदी क्या होता है अभिषेक? दूसरा है हॉरिजॉन्टल। हाँ, एक शब्द में बोलो ना, वो तो मुझे भी मालूम है। हाँ ठीक बोलिए। ऊर्ध्वाधर, ये बड़ा कठिन वर्ड है। और क्षैतिज। अब हॉरिजॉन्टल मतलब ये, ठीक है, समानांतर। और ऊर्ध्वाधर मतलब ये।
तो पहले के ज़माने में क्या था कि जाति जो था, मैं थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ, जाति जो था वो क्या, हाँ जी, लंबवत या ऊर्ध्वाधर, सही है। तो पहले के ज़माने में क्या था कि वर्टिकल जो सॉलिडारिटी थी जाति की वो बहुत मजबूत हुआ करती थी। आपको मैंने उसमें आप पढ़ेंगे जजमानी सिस्टम। अब दोस्तों जजमानी सिस्टम क्या होता था कि जहाँ पर कि ऊंचे कास्ट के लोग जो है वो निचले कास्ट से एक दूसरे से जुड़े रहते थे। जैसे मान लो ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वो खेती करते हैं और उनको हल जोतना होता है, मतलब खेत में काम कराना होता है, तो उसके लिए कारपेंटर मैंने बढ़ई उनको आवश्यकता है, क्यों हल को दुरुस्त करने के लिए बढ़ई की जरूरत होगी। अब उसके लिए क्या था कि उस साल में एक बार जो अगहन का महीना होता था उसमें उनको इतना धान के एवज में उनको मजदूरी चुकारा कर दिया जाता था, ठीक है। या जो नाई का काम कर, दाढ़ी बनाने का काम, तो जो नाई का काम करता था उसको भी साल भर में उनको मजदूरी अन्न के रूप में जो हमारे चावल या गेहूं उसके एवज में उसको दे दिया जाता था। और उनका भी एक एरिया फिक्स था, बटा हुआ था कि इतने लोग जो हैं वो उनके जजमान हैं, ठीक है। तो इस तरह से क्या था कि वर्टिकल सॉलिडिटी बहुत ज़्यादा मजबूत था। अभी के ज़माने में क्या है कि वर्टिकल सॉलिडिटी पूरी तरह से गायब हो गया है। बहुत सारे बड़े जो है शहरों में आ गए काम करने के लिए। नाई तो गांव छोड़ के भाग गया, सैलून का दुकान खोल लिया अपना, ठीक है। लेकिन जो हॉरिजॉन्टल सॉलिडिटी है ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया। अब एक जगह का जो यादव है, पहले उनका कोई रिलेशन नहीं होता था, अब दूसरे जगह के यादव से जोड़ लिया रिलेशनशिप। क्यों कि ये चुनाव में उनके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। और इस तरह से एक स्ट्रॉन्ग ब्लॉक के रूप में ये वो पूरे वोटिंग पैटर्न को चेंज कर देते हैं। वहां तक तो ठीक है, वो भी ठीक है, हॉरिजॉन्टल सॉलिडिटी भी ठीक है, वर्टिकल वीकनेस भी ठीक है, नो प्रॉब्लम एट ऑल, ये सब चेंजेज हो रहे हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो खतरनाक चीज़ है वो है जातिवाद। वो जातिवाद क्या है? वो हमारे देश के जो राष्ट्रीय एकता है उसको विखंडित करने का काम करता है। क्योंकि मान लीजिए अगर कोई जाति है, एक पर्टिकुलर जाति जो डोमिनेंट कास्ट है, जो उसके बारे में मैंने बताया था, तो वो क्या करेगा कि जो दूसरे जो नॉन डोमिनेंट कास्ट है उस एरिया का, उसको ना तो राजनीति में कोई हिस्सेदारी देना चाहेगा, ना जो संसाधन है उस गांव का उस पर पूरा उसका कब्जा हो जाएगा। जैसे मेरा गांव है और मेरे गांव का जो पूरा जो क्षेत्रफल है वो लगभग 2000 हेक्टेयर का है, ठीक है। तो उसमें मैं क्या देख रहा हूं कि सारे जमीन जो हैं वो सब ब्राह्मणों के पास में है, 99%। और 1% में जो 3000 जो आबादी है दूसरे जाति का वो है। तो जब ब्राह्मणों के खिलाफ वो आवाज बुलंद करते हैं तो ब्राह्मण क्या करते हैं, बोलते हैं अच्छा तुम अपने पशुओं को चारा खिलाने के लिए कहाँ ले जाओगे, तुम उतरो तो जरा मैं बताता हूं। अब बेचारे को उसको केवल बांसडी के अलावा और कोई जमीन तो है नहीं, तो अगर वो अपने पशुओं को अगर चराने के लिए भी कहीं अगर उतरेगा तो नहीं उतर सकता। तो ये एक जो गोलबंदी है, ये जो जातिवाद है, ये हमारे देश के एकीकरण के लिए बहुत ही मतलब इसमें बहुत बड़ी बाधाएं हैं, ठीक है। और क्षेत्रवाद, अब मैंने इकोनॉमिक्स के क्लास में इसको अंग्रेजी में बोलते हैं रीजनलिज्म, इकोनॉमिक्स के क्लास में आपको मैंने बताया था कि क्षेत्रवाद क्या होता है। और रीजनल डिस्पेरिटी नाम का एक चैप्टर भी मैंने आपको वीडियो बनाया था, आप जरूर देखिए, उसमें वीडियो अपलोड हो गया होगा। क्षेत्रवाद की उत्पत्ति कैसे होती है? जैसे आपने देखा होगा कि आज़ादी के बाद से बहुत सारे जो राज्य थे वो जो पहले तरक्की में थे वो और ज़्यादा तरक्की कर गए हैं, लेकिन जो पिछड़े राज्य थे और पिछड़े हो गए। फॉर एग्जाम्पल, आज़ादी के समय में महाराष्ट्र का पोजीशन बहुत अच्छा था, गुजरात का पोजीशन एक डेवलप्ड राज्य के, मैंने हिंदुस्तान के मान से बात कर रहा हूँ, एक विकसित राज्य के रूप में था। लेकिन हम क्या देखते हैं कि आज़ादी के बाद से जो अधिकांश जो दक्षिण भारत के राज्य हैं वो बहुत तरक्की करते आगे बढ़ गए। जैसे मैंने आपको उस दिन बताया था TFR, टोटल फर्टिलिटी रेट, जो भारत सरकार ने रेट निर्धारित किया 2.1,
हालांकि इसका हिस्सा नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ। अब दक्षिण राज्य के जो जितने भी स्टेट है सब ने इस लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है, लेकिन उत्तर भारत के एक भी राज्य ने इस लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया है। तो हो क्या रहा है, उत्तर भारत के राज्य में जो आबादी है, जनसंख्या, वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। हालांकि 2027 तक उस लक्ष्य को प्राप्त करने का विचार है, लेकिन अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। ये क्या सिंबलाइज करता है, ये क्या रेखांकित करता है? पिछड़ेपन को रेखांकित करता है। ठीक है, तो क्षेत्रवाद की उत्पत्ति कैसे हुई? अब आज की तारीख में हम देख रहे हैं कि बिहार जो है ना एक लेबर एक्सपोर्टिंग राज्य के रूप में कन्वर्ट हो गया है, जहां के लेबर जम्मू कश्मीर में भी काम कर रहे हैं। ठीक है, और नोएडा के जो जितने भी कंस्ट्रक्शन और बिल्डिंग के काम हो रहे हैं, आपको अधिकांश लोग बिहार के लोग मिलेंगे या पूर्वी यूपी के लोग मिलेंगे। ऐसा क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है कि रीजनल डिस्पैरिटीज, क्षेत्रीय विभिन्नता, देश में अलग अलग जो है वो जो विकास हुआ है उसकी रफ्तार भी अलग अलग है, और जिससे जो पिछड़े राज्य हैं, जो पिछड़े क्षेत्र हैं, उनमें असंतोष की भावना बलवती होती जा रही है। ठीक है, हालांकि अभी सरकार का पूरा प्रयास है, जो खास करके पूर्वी राज्यों में जो कमजोर हैं, जो आर्थिक रूप से, जैसे बिहार, बंगाल, असम और उड़ीसा, इन राज्यों पर ज़्यादा कंसंट्रेशन सरकार कर रही है, ताकि इनका जो आर्थिक स्थिति है उसको ज़्यादा से ज़्यादा मजबूती प्रदान किया जा सके। लेकिन फिर भी हम क्या देखते हैं कि देश में अभी भी जो है क्षेत्रीय असंतुलन की स्थिति व्यापक है, और जिसके कारण दोस्तों क्या हो रहा है कि हमारे देश में रीजनल पार्टीज, क्षेत्रीय पार्टी का उदय हो गया है। क्षेत्रीय पार्टी का उदय हो गया है। जैसे कि आप तमिलनाडु में देखेंगे डीएमके पार्टी, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम पार्टी, एआईडीएमके पार्टी, ऑल इंडिया द्रविड़ मुनेत्र कड़गम पार्टी। आप उड़ीसा में आप देख लीजिए बीजू जनता दल, वो उड़ीसा की अस्मिता की बात करता है। ठीक है, पंजाब में अकाली दल, हालांकि वो धर्म की पार्टी है, लेकिन पंजाब के सिखों की अस्मिता की बात करती है। इसी तरह से आप हिंदुस्तान में बहुत सारे जगह, आप खास करके नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में आप छोटे छोटे पार्टी, क्षेत्रीय पार्टी आप देखेंगे, जो वहाँ के जनता को क्षेत्रीय भावनाओं को उभार करके सत्ता हासिल करती है। ठीक है, जैसे अभी आपने वाईएसआर कांग्रेस आंध्र प्रदेश में कब्जा कर लिया है, तेलंगाना राष्ट्र समिति ने तेलंगाना में कब्जा कर लिया है। ये क्या है? ये सब जो है वो क्षेत्रवाद का उपज है। तो अगर हमको राष्ट्रीय एकीकरण करना है तो ये जो क्षेत्रीय असमानता है उसको दूर करने का प्रयास करना होगा। देश में एक जैसा तो विकास नहीं हो सकता है, लेकिन कोशिश ये करना होगा कि देश के लोग, माने एक राज्य के लोग दूसरे राज्य में अनावश्यक माइग्रेशन ना करें। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट के लिए या दूसरे काम के लिए ना जाएं, कम से कम लोग जाएं। आवागमन तो होना जरूरी है, माइग्रेशन तो होगा, लेकिन जिस तरह से इन ब्लॉक माइग्रेशन होता है वो नहीं होना चाहिए। आप किसी बिहार के ट्रेन में आप देख लो जाकर के, ऊपर से नीचे तक लोग भरे रहते हैं, आपको बैठने की जगह नहीं मिलेगी, और मैं खुद इसका भुगतभोगी रहा हूं। तो मैं समझ सकता हूं कि कितना व्यापक पैमाने पर, क्योंकि रोजगार के अवसर कब प्राप्त होंगे? जब वहां पर डेवलपमेंट होगा, विकास होगा, और जब विकास नहीं होगा तो रोजगार नहीं होगा, और रोजगार नहीं होगा तो लोग भूखे तो नहीं मरेंगे, वो दूसरे राज्य जाएंगे काम करने के लिए। और ऐसे ही बिहार और उड़ीसा और झारखंड के लोग आप देखेंगे पंजाब जा रहे हैं, या नोएडा में काम कर रहे हैं, या हैदराबाद, बॉम्बे, इन सब जगहों में जाते हैं, और स्लम एरियाज जो झुग्गी झोपड़ी बना करके वहाँ रहते हैं। ठीक है, उनमें एक असंतोष की भावना पैदा होती है, और यह हमारे राष्ट्रीय एकीकरण के लिए बहुत बड़ी बाधा है। इसके बाद दोस्तों भाषावाद। अब जैसे मैंने आपको कहा कि हमारा देश जो है ना बहुभाषा का देश है। यहाँ पर विभिन्न, अभी मैंने आपको संविधान के 22 भाषा के बारे में बताया ही, इसके अलावा 1000 से ज़्यादा भाषा है। आपको पता होना चाहिए कि हिंदुस्तान में सबसे पहले भाषा के आधार पर तेलंगाना में बहुत ज़बरदस्त आंदोलन हुआ, और जिसके कारण से 1953 में शायद
1953 में आंध्र प्रदेश का मद्रास जो पहले प्रोविंस था उससे अलग किया गया, और इसी तरह से हमने जो बॉम्बे प्रांत था उसको भी गुजरात और महाराष्ट्र में भाषा के आधार पर बनाया गया। इसी तरह से आपने हरियाणा और पंजाब का 1966 में आपने देखा होगा कि हरियाणा प्रदेश बना। तो कहने का आशय यह है कि भाषा होना ठीक है, भाषावाद होना ठीक नहीं है, क्योंकि हम अपने भाषा से प्रेम करें और दूसरे के भाषा को नफरत करें वो ठीक नहीं है। दिस इज कॉल्ड भाषावाद, लिंग्विज्म। तो वो हमारे लिए खतरनाक है, हमारे लिए खतरनाक है, हमारे राष्ट्रीय एकीकरण के लिए खतरनाक है। ठीक है। अब दोस्तों लास्ट में आतंकवाद। आतंकवाद का मतलब क्या होता है, कोई बता सकता है? एनीबडी वांट्स टू डिफाइन इट? ए ग्रुप ऑफ पीपुल, इसका डिफाइन करेंगे। देखिए, आपको जब तक आप सामान्य भाषा में भी आप बोल सकते हैं, लेकिन आप सामान्य भाषा में बोलेंगे तो आपको नंबर नहीं मिलेगा। एक ग्रुप ऑफ पीपुल, ये कुछ खास किस्म के लोगों का एक गिरोह है या संगठन है जो अपने लक्ष्य को हिंसा के द्वारा प्राप्त करना चाहता है। सिंपल, अपने लक्ष्य को, लक्ष्य कुछ भी हो सकता है। जैसे जम्मू कश्मीर के आतंकवादियों का लक्ष्य क्या है कि हम जम्मू कश्मीर को एक अलग देश बनाएंगे, ठीक है, या हम पाकिस्तान में शामिल करेंगे। ठीक है। नागालैंड के विद्रोहियों का लक्ष्य क्या था कि हम देश से अलग होकर के एक नागालैंड राज्य की स्थापना करेंगे। ठीक है। तमिलनाडु के आज़ादी से पहले उनका लक्ष्य क्या था, डीएमके कि मैं द्रविड़स्तान बनाऊंगा। ठीक है। लेकिन जब इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए यूज ऑफ वायलेंस किया जाए, वायलेंस, हिंसा का उपयोग, तो उसको क्या कहेंगे? आतंकवाद। और दोस्तों आप जानते हैं कि आतंकवाद से हमारे देश का कितना नुकसान हुआ है। पिछले 30 साल से जम्मू कश्मीर इससे जूझ रहा है। हजारों हमारे सेना और पुलिस के जवान मारे गए हैं, हजारों आतंकवादी भी मारे गए हैं, और इसके अलावा लाखों करोड़ों के संपत्ति का नुकसान हुआ है। ठीक है। तो ये हमारे लिए, हमारे देश के एकीकरण के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है। इसको हमें दूर करने का प्रयास करना होगा। उसी तरह से नक्सलवाद, अभी आप देखेंगे दक्षिण बस्तर में नक्सलवाद जो है ना, पिछले 30-40 वर्षों से काफ़ी ज़्यादा नरसंहार किया है। नक्सलवादी लोग भी मारे गए हैं, लेकिन उन्होंने पुलिस पर और पैरामिलिट्री फोर्स को बहुत ज़्यादा नुकसान भी पहुंचाया है, वहाँ के जनता को भी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है। तो ये सारे जो आतंकवादी संगठन हैं, ये हमारे देश के एकीकरण के लिए खतरनाक हैं। इसके बाद दोस्तों मैंने लास्ट में लिया है सामाजिक असमानताएं। अब दोस्तों आप जानते हैं सामाजिक असमानताओं के बारे में तो मैंने इंडियन इकोनॉमिक्स में पढ़ाया था आपको कि किस तरह से हम देखते हैं कि आर्थिक स्तर पर हम क्या देख रहे हैं कि अभी भी 20% से ज़्यादा लोग गरीबी रेखा के नीचे हमारे देश में गुजर बसर कर रहे हैं। ठीक है। जिसको दूर करना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि अगर इनमें असंतोष का गुस्सा फूटेगा तो ये लॉ एंड ऑर्डर की पोजीशन, लॉ एंड ऑर्डर पोजीशन को खराब करेंगे और इसमें धन जन हानि होगा। ठीक है। तो जो, और हम क्या देखते हैं लिबरलाइजेशन के बाद, हमने जो आपको उदारीकरण के बारे में आप हमारा वीडियो देखिए, उसमें मैंने क्या कहा था कि 1991 के बाद जो उदारीकरण हुआ उससे देश में तो उत्तरोत्तर प्रगति हुआ, इसे कोई इनकार नहीं कर सकता है, लेकिन अमीर और गरीब के बीच जो खाई था वो और ज़्यादा व्यापक हो गया है। तो इस खाई को पाटने की अत्यंत आवश्यकता है। ठीक है। ताकि हमारे देश में अस्थायित्व रह सके, हमारा देश का जो राष्ट्रीय एकीकरण है वो मजबूत हो। ठीक है। और इसीलिए आपने देखा होगा कि भारत सरकार ने विभिन्न योजनाओं के माध्यम से गरीबों को, जो कमजोर वर्ग के लोग हैं, जो मजलूम हैं, उनको मदद करने का पूरा प्रयास कर रही है। हालांकि उसमें ज़्यादा सफलता नहीं मिली है। एक और पॉइंट ये है इलिटरेसी, असमानता का सबसे बड़ा जो इंडेक्स है, पैमाना है, वो क्या है? इलिटरेसी। इलिटरेसी को हिंदी में क्या बोलेंगे?
निरक्षरता। अब निरक्षरता जो है, आप जानते हैं अभी भी हमारे देश में लगभग 30% लोग ऐसे हैं। अभी 2021 के जनगणना में पता लगेगा कि कितने लोग अभी भी निरक्षर हैं, इसी साल होगा जनगणना। लेकिन अभी तक के जो हमारे पास में आंकड़े हैं 2011 के, उसके हिसाब से लगभग 28% लोग अभी भी निरक्षर हैं, जो आप लिखना पढ़ना नहीं जानते हैं। ठीक है। और अगर आप सही ढंग से देखेंगे साक्षरता का पैमाना जो मेरे विचार से होना चाहिए, जो बढ़िया से किताब पढ़ सके, लिख सके, तो उसकी तादाद और ज़्यादा कम होगी। अभी तो ये पैमाना है कि जो आदमी अपना अक्षर दस्तखत कर लिया उसको आप साक्षर मानते हैं, लेकिन वही साक्षर नहीं माना जाता है। जो धड़ल्ले से कम 3 भाषा पढ़ ले, कम से कम मेरे विचार से 3 भाषा जो पढ़ ले, जैसे कि 3 भाषा में एक अंग्रेजी, दूसरा जो उसकी मातृभाषा और तीसरा हिंदी, अगर 3 भाषा वो बढ़िया से पढ़ ले, अखबार पढ़ ले, तो मैं उसको साक्षर मानता हूँ मेरे विचार से। और वो कहीं भी हिंदुस्तान में कहीं भी जाएगा तो उसे किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आएगी। और साक्षर होने का मतलब ही यही होता है। खैर, लेकिन जो भारत सरकार की जो परिभाषा है उसके हिसाब से अभी भी 28% लोग जो है निरक्षर हैं। इस निरक्षरता को व्यापक पैमाने पर दूर करने का प्रयास करने होंगे। हालांकि हमारे देश में बहुत सारे राज्य हैं जो अभी पूरी तरह से साक्षर हो चुके हैं, जैसे केरल, मणिपुर, ये सब साक्षर हो चुके हैं, 100% साक्षर हो चुके हैं। लेकिन अगर आप विश्व के पैमाने पर देखेंगे, जैसे अमेरिका, ब्रिटेन या जो विकसित देश हैं, वहां पर 99% तक लोग साक्षर हो गए हैं। ठीक है। तो ये सारे जो बाधाएं हैं वो मैंने आपको 1 बाय 1 बताया। अब दोस्तों लास्ट में मैं आपको, क्योंकि समय नहीं है, राष्ट्रीय एकीकरण को बढ़ावा देने हेतु प्रयास, ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो 1961 में 1961 में संपूर्णानंद कमेटी का गठन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया, भारत सरकार ने किया। ये संपूर्णानंद यूपी के शिक्षा मंत्री भी थे और बहुत बड़े संस्कृत के विद्वान थे। ठीक है। तो संपूर्णानंद कमेटी के द्वारा क्या क्या सुझाव दिए गए? पहला, कि जो भी सिलेबस है उसका पुनर्गठन हो, यानी रीऑर्गेनाइजेशन हो। सिलेबस का पुनर्गठन, हिंदी में लिख देता हूं। ठीक है। दूसरा, स्कूलों में, कॉलेजों में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी जो है, जैसे खेल कूद, इसको प्रोत्साहित किया जाए। मैंने स्कूलों में, कॉलेजों में प्रोत्साहित किया जाए। अब दोस्तों ये ऐसा क्यों बोला उन्होंने? अभी आपने देखा होगा हिंदुस्तान की जो क्रिकेट टीम है जब जीतती है विदेशों में, तो आप क्या पाते हैं, पूरा हिंदुस्तान जो है ना इमोशनली चार्ज हो जाता है। अभी ऑस्ट्रेलिया को इंडियन क्रिकेट टीम ने हराया, हालांकि उन्हें बहुत चोट लगे, बहुत सारे लोग बीमार हो गए, बहुत घायल हो गए, लेकिन उन्होंने एक योद्धा का परिचय दिया। अगर आप किसी भी आम जनता से पूछोगे, इससे हमारा जो राष्ट्रीय एकीकरण है, हमें एक गौरव का अनुभव हुआ। हर हिंदुस्तानी, चाहे वो तमिलियन हो चाहे वो बिहारी हो, हर हिंदुस्तानी को ये गौरव हुआ कि हमारे देश के क्रिकेट, हालांकि उनका कोई क्रिकेट से लेना देना नहीं है, उन्होंने कभी बैट बॉल भी नहीं देखा है, लेकिन उनमें एक गौरव का बोध हुआ। और यह गौरव का जो बोध है वही राष्ट्रीय एकीकरण के लिए आवश्यक है। जो मैंने कहा था इमोशनल इंटीग्रेशन, मतलब भावनात्मक रूप से एकीकरण या लगाव। यह क्रिकेट क्या हुआ, तमिलियों को बिहारियों से जोड़ दिया और सर्वोपरि कहां रख दिया, हिंदुस्तानी को। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि खेल कूद को प्रोत्साहन देना। एक उन्होंने कहा कि लिंक लैंग्वेज, कि एक ऐसा भाषा पूरे भारत के लिए हो जो लिंक लैंग्वेज के रूप में काम करे, लिंक लैंग्वेज के रूप में। अब लिंक लैंग्वेज से क्या मतलब होता है? जैसे आपने देखा होगा कि हमारे हिंदुस्तान के राष्ट्रीय एकीकरण में सबसे बड़ा जो बाधा था वो क्या था, विभिन्न प्रकार के भाषाएं। बंगाली, मैंने थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड में ले जाता हूं 3 से 1 मिनट के लिए। मैंने आपको मनसबदारी सिस्टम, आपको अकबर का मनसबदारी सिस्टम आपको वीडियो में अपलोड किया हुआ, आप उसको देखिए। उस समय में जो सिपाही मनसब
प्राप्त करना चाहता था या उसमें कोई विद्यार्थी या कोई लड़का सिपाही बनना चाहता था तो वो कहाँ जाता था? आज के ज़माने की तरह कोई रिक्रूटमेंट नहीं था। वो किसी, मान लो वो राजपूत कैंडिडेट है तो वो जाता था यशवंत, महाराजा जसवंत सिंह के पास में, क्योंकि 7,000 के मनसबदार थे कि हमें आप अपनी सेना में रख लो। तो उनका टेस्ट होता था, देखते थे कि सही ढंग से ये सिपाही लायक है या नहीं है, पूरी जांच होती थी और उसके बाद में वो रख लेते थे। लेकिन वो टर्किश मनसबदार के पास क्यों नहीं जाता था? अफगानी मनसबदार के पास क्यों नहीं जाता था? यस, एक जो टर्किश जो मनसबदार था वहां पर टर्किश लड़का जो है ना वो वहां जाता था सिपाही में भर्ती होने के लिए। पर्शियन जो मनसबदार था, आपको मालूम है अकबर के दरबार में पर्शियन मनसबदार भी थे, टर्किश मनसबदार भी थे, हिंदुस्तानी में खास करके राजपूत मनसबदार थे। तो अलग अलग धर्म के और भाषा के मनसबदार थे। तो जब रिक्रूटमेंट होता था तो जो मान लो बिहार के, जो मान लो कोई लड़का है जो सेना में भर्ती होना चाहता है मुगलों के समय में, तो वो देखता था कि यहाँ बिहार का कौन सा मनसबदार है जो अकबर के दरबार में है, ठीक है, उसके पास में हो जाता था और वहीं भर्ती होता था। क्यों? बिकॉज ऑफ द लैंग्वेज बैरियर। तो ये दोस्तों आज़ादी से पहले, माना अंग्रेजों के आने से पहले हम क्या देखते हैं कि हमारे देश में कोई भाषा नहीं था जो पूरे देश को एक सूत्र में बांध दे। अंग्रेजी भाषा ने क्या किया? पूरे एक देश को एक सूत्र में बांध दिया। अब यही बात जो है ना संपूर्णानंद कमेटी कह रहा है कि एक ऐसा एक लिंक लैंग्वेज बनाया जाए, जैसे हिंदी, अधिकतम तो लोग हिंदी के पक्ष में हैं और हिंदी एक ऐसी भाषा है जो उसको बोल भी नहीं सकते हैं लेकिन आप समझ सकते हो, चाहे वो तमिलनाडु के आदमी हो चाहे वो जम्मू कश्मीर को हो, ठीक है। तो लिंक लैंग्वेज के रूप में विकसित किया जाए ताकि देश में आपस में समन्वय और जुड़ाव स्थापित हो। एक उन्होंने कहा कि अखिल भारतीय स्तर पर शिक्षा नीति लाई जाए, अखिल भारतीय शिक्षा नीति ये बनाई जाए। इसके अलावा सिनेमा, टीवी, इंटरनेट, पहले तो उस समय में इंटरनेट नहीं था तो अभी मैं बोल रहा हूँ, और जैसे आर्ट एग्जीबिशन है जो हमारे देश के, जैसे आपने देखा होगा अशोकन पीरियड का जो आर्ट है उसको आप एग्जीबिशन करेंगे तो आप में एक गौरव की भावना उत्पन्न होगा। जब आप हमारे प्राचीन भारत के जब हम कलाकृतियों को देखते हैं तो आप म्यूजियम में जाएंगे तो आपको कैसा फीलिंग होता है कि हमारे पूर्वज ऐसे थे जो इस प्रकार के चित्रकार थे, इतना बढ़िया मूर्ति का निर्माण करते थे। तो अपने आप में एक स्वाभिमान उत्पन्न होता है। तो यही बात उन्होंने कहा कि जो आर्ट एग्जीबिशन है, जो स्कल्पचर है हमारे देश का, जो चित्रकला है, उसका जगह जगह प्रदर्शन किया जाए, प्रदर्शनी लगाया जाए। और एक और इम्पॉर्टेंट जो अनुशंसा है वो क्या है? इंटर कल्चरल एक्सचेंज, अंतर सांस्कृतिक आदान प्रदान। अब जैसे बिहार की जैसे बिहार की जो संस्कृति है वो तमिलनाडु की संस्कृति नहीं है। हम एक ही देश में रहते हुए हम अनजान हैं। तो अगर कल्चरल एक्सचेंज होगा, अगर यहाँ के लोग मणिपुर के कल्चर को देखेंगे, एमपी के, तो उन्हें समझ में आएगा कि मणिपुर का कल्चर या संस्कृति कितना ज़्यादा समृद्ध है। और फिर मणिपुर के भी लोग अगर यहाँ आएंगे एमपी में या यूपी में तो उन्हें समझ में आएगा कि यहाँ की क्या क्या विरासत है। तो जो अलग अलग राज्यों के अलग अलग हेरिटेज हैं, विरासत हैं, इन विरासतों को आदान प्रदान करने से हमारे देश का जो एकता है, जो अखंडता है, जो एकीकरण है, वो सुदृढ़ होगा और एक दूसरे को समझने का, जानने का अवसर मिलेगा। तो दोस्तों, मैंने कोशिश किया है कि आपको अधिक से अधिक बताई जाए। 2-3 बात और मैं ख़त्म कर देना चाहता हूँ। मेरे पास में 2-3 मिनट रह गया है, जिसका मैं उपयोग कर लेता हूँ। सबसे पहला, जो आपने देखा होगा भारत के संविधान का जो अनुबंध है, बहुत सारे जो आपने आर्टिकल देखा, जो मैंने बताया आपको,
वो आर्टिकल क्या कहता है? वो सारे आर्टिकल राष्ट्रीय एकीकरण की तरफ इंगित करते हैं, एंड दैट इज द पार्ट ऑफ द ग्रेट ट्रेडिशन। जैसे नंबर 1 सेकुलरिज्म। सेकुलरिज्म क्या मतलब होता है? पंथ निरपेक्षता, ठीक है। सोशलिज्म समाजवाद। आप कहीं भी जाने की जरूरत नहीं, आप केवल प्रकथन पढ़िए। जस्टिस पॉलिटिकल सोशल इकोनॉमिक, ठीक है, माने राजनीतिक सामाजिक और आर्थिक न्याय। लिबर्टी इक्वालिटी फ्रेटर्निटी, माने स्वतंत्रता समानता और बंधुत्व। ये सारे चीज जो है हमारे प्रेम्बुल में लिख दिया गया है, ठीक है। और इसके बाद आप क्या देखते हैं? भारत के संविधान में फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये क्या है? ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, ये सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र स्थापित करने का एक प्रयास है, और मौलिक अधिकार के द्वारा पॉलिटिकल मतलब राजनीतिक प्रजातंत्र स्थापित करने का प्रयास है, ठीक है, ताकि जनता का जो राइट है वो अक्षुण्ण रखा जा सके, किसी की दादागिरी नहीं हो, रूल ऑफ लॉ स्टैब्लिश किया जा सके, ठीक है। इसके अलावा दूसरा पॉइंट हम क्या देखते हैं? प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन, या इसको पॉजिटिव भी कह सकते हैं, सकारात्मक भेदभाव। इसको दोस्तों क्या मतलब होता है? भारतीय संविधान ये क्लियर किया हुआ है, हालांकि वो इक्वालिटी की बात करता है, समानता की बात करता है, लेकिन गरीब पक्ष के लिए, कमजोर के लिए वो पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन की भी बात करता है, धारा आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 में। ये क्या है कि चूंकि वो समाज के धारा से, मुख्य धारा से बहुत पीछे हैं, उनको आगे लाने के लिए अगर उन्हें रिजर्वेशन दिया जाएगा गवर्नमेंट में, या उनका क्षेत्र जो है उनके लिए सुरक्षित किया जाएगा ताकि वो चुनाव जीत करके आ सकें। जैसे ट्राइबल्स के लिए हिंदुस्तान में 47 सीट लोकसभा के लिए रिजर्व है, उसी तरह से शेड्यूल्ड कास्ट के लिए है लगभग 84 या 87। तो ये क्या है? ये एक सकारात्मक डिस्क्रिमिनेशन है, और इसके द्वारा कोशिश क्या की गई है? ताकि राष्ट्रीय एकीकरण को बढ़ावा दिया जा सके। इसी तरह से आपने ऑल इंडिया सर्विसेज देखा, मैंने उस दिन आपसे बात किया था, IAS IPS IFS, ठीक है। हालांकि वो राज्यों में काम करते हैं, लेकिन वो किसके अधीन काम करते हैं? किनके वो नौकर सर्वेंट हैं? भारत सरकार के। तो लगाम किसके पास में है? भारत सरकार के पास। ये भी क्या है? नेशनल एकीकरण का के दिशा में एक प्रयास है, ताकि जो विभाजनकारी तत्व, ये फिसिपेरस जो टेंडेंसी है, जो देश में हमेशा विभाजनकारी तत्व रहे हैं, उनसे मुकाबला करने के लिए इस प्रकार के प्रयास किए गए हैं। दोस्तों मैं समझता हूं कि बहुत सारे पॉइंट्स आपको मैंने बता दिया।